मैं राजेंद्र सर, विकास कोचिंग रसड़ा बलिया। बच्चों, सड़क पर अगर कंकड़ ही कंकड़ हो तो एक अच्छा जूता पहनकर उस पर आसानी से चला जा सकता है, लेकिन यदि अच्छे जूते के अंदर कंकड़ का एक भी टुकड़ा है तो एक अच्छी सड़क पर आसानी पूर्वक चलना मुश्किल होता है। यानी हम अंदर की कमजोरियों से हारते हैं, न कि बाहर की चुनौतियों से। तो अच्छा, अंदर की जो आपकी कमजोरी होती है उसे दूर करने का जो काम करता है वो है आपका गुरु। अगर आपके जीवन में गुरु है तो आपका जीवन शुरू है। आइए पढ़ाई की बात हम लोग बोर्ड से लेते हैं और आज हम जानेंगे बच्चा गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय क्या होता है इसके बारे में पीछे टॉपिक में जो मैंने पढ़ाया उसको तो आपने याद किया ना, उसी से टॉपिक हम आगे बढ़ा रहे हैं ताकि आपको आसानी लगे और आसानी से इसको समझें। बच्चों, गॉस का जो प्रमेय है एक लाइन से समझेंगे। गॉस का प्रमेय के लिए क्या बताया गया है, उसकी थ्योरी की इस प्रकार से दी गई है कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अच्छा, मैंने क्या बोला, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, अगर कुल आवेश को मैं Q मानूं तो क्या होता है बच्चा, इसका ε0 गुना होता है, यानी Q गुणे 1/ε0 गुना होता है। ये है गॉस का नियम। लेकिन हम लोग पढ़े थे बच्चा कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है पीछे के लिए वो कैसा होता है बताओ। तो ये फाई ई बराबर क्या होता है बताइए। तो बंद पृष्ठ है ना, तो बंद पृष्ठ है तो बंद समाकल का हम प्रयोग करते हैं। अगर क्षेत्र की दिशा ई और क्षेत्रफल वेक्टर डी ए है तो इसके अदिश गुणनफल के बराबर होता है और इसको हम लोगों ने पढ़ा था। अगर इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लें और किसी बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को समीकरण नंबर हम 2 मान लें बच्चा, तो समीकरण 1 और 2 से अगर हम तुलना करें तो इसको कैसे लिखा जा सकता है। तो ये होगा बच्चा तुम्हारा फाई ई बराबर बंद समाकल ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इक्वल टू, इसी को हम लिख सकते हैं क्या है बच्चा, ε0। इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। अब जरा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर मैंने पीछे ही बताया था कि जो ε0 होता है उसे हम निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं। याद है ना, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं। तो हम दिखा सकते हैं जहाँ ε0 निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। अच्छा, इस ε0 का जो मान होता है आपको पीछे में पढ़ा के आया ना, 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर। याद आया आपको। तो यहाँ से आप ये इस चीज़ को जान चुके हैं। क्या जाना आपका, गॉस का नियम। फिर एक बार सुने, गॉस का नियम क्या है एक बार फिर से सुन लीजिए। किसी बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अगर किसी बंद पृष्ठ से कुल आवेश Q है तो Q/ε0 गुना के बराबर होता है। यानी उस पृष्ठ से, उस बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई समीकरण नंबर 1 से हम लोगों ने जान लिया। तो ये हो गया आपका गॉस का पहला नियम। लेकिन इसके पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यदि कोई बंद पृष्ठ है तो उसे बंद समाकल के रूप में जाना जाता है। समाकल क्या करता है, योग को प्रदर्शित करता है। उस स्थिति में समाकल के रूप में हम प्रयोग करने जा रहे हैं बच्चा। तो ये है किसी बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
क्या है, बंद समाकल ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ये भी बच्चा फाई है और ये भी आपका फाई है। अगर दोनों को हम मिला करके देखें तो इसी बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा इसे हम इतना अथवा इतना के बराबर कह सकते हैं, और ये हम ले लेते हैं बच्चा समीकरण नंबर क्या चीज़ 3 ले लेते हैं, सपोज 3 ले लेते हैं। तो इससे हम लोगों ने जान लिया कि गॉस का प्रमेय क्या होता है। जहाँ एप्सिलॉन 0 का मैंने चर्चा करा है, एप्सिलॉन 0 निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता कहलाता है, या इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं बच्चा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। और इस एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आपका ये कंप्लीट हो गया। अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर, ध्यान देंगे बच्चा, अगर हम यहाँ पर इसको नोट के रूप में लिखें तो डस्टर, अच्छा यहाँ से हम समझेंगे फिर से इसको नोट में जाने। अच्छा, अगर इस प्रकार से हम जाने कि यदि किसी बंद पृष्ठ के भीतर बहुत सारे आवेश हों, यदि किसी बंद पृष्ठ के भीतर बहुत सारा क्या हो, आवेश हो, बहुत अनेक बिंदु आवेश हो, उस स्थिति के अंदर अगर हम जाने तो कैसे इसको जानेंगे। तो जैसे बहुत आवेश से धनात्मक भी और ऋणात्मक है, तो हम एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल में आ जाइए, जैसे मान लो बच्चा हमारा धन Q1 है कामा, उसी तरीके से दूसरा है आपका धन Q2, ये Q1 कामा Q2 धन Q2, और तीसरा कामा करके हम लेते हैं उसी तरीके से धन Q3 कामा। अब अगला ले लेते हैं माइनस वाला, तो माइनस Q4, और उसी तरह से लेते हैं बच्चा कामा माइनस Q5 और डॉट डॉट डॉट। अगर हम ऐसे ले लें तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे, इसको दर्शाने का तरीका क्या होता है बच्चा, ये जो तुम्हारा फाई ई है ना, वो ऐसे दर्शाया जाएगा कि Q बटा एप्सिलॉन 0। तो इस Q की जगह पर जो हम मान भरने वाले हैं वो ऐसा पूरा का पूरा आएगा। तो कैसा आएगा, ध्यान देना, तो ये होगा फाई, तो Q की जगह पर हम इतना आवेश ले रहे हैं ना, तो कैसा होगा, तो अगर ये हम कह लें 1 बटा एप्सिलॉन 0 और ये पूरा मान हम लिखें तो धन Q1 प्लस कामा करके धन Q2 लेते चले हम, धन Q2 सभी बीजगणितीय योग के बराबर होगा, हम ऐसे जोड़ते हुए लेके चल रहे हैं, प्लस Q3 और माइनस Q4 माइनस Q5 और डॉट डॉट डॉट। अगर ऐसे हम ले लेते हैं तो अच्छा, यह बीजगणितीय योग यानी जो बंद पृष्ठ के भीतर इतने आवेशों को, अगर अनेक आवेशों को ले लिया जाए, उसमें ऋणात्मक भी आवेश हो और धनात्मक भी आवेश हो, तब उस समय उस बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, जो फार्मूला हमारा था Q बटा में एप्सिलॉन 0, तो जहाँ यही Q का मान हम भरे हैं, जहाँ यही क्या है Q का मान है, तो ये Q का मान जो है अगर इस प्रकार से भर दिया जाएगा और सबको बीजगणितीय योग दिखाया जाएगा, तो बीजगणितीय योग के लिए अगर हम देखें तो अच्छा सिग्मा का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से तब फाई ई बराबर 1 बटा एप्सिलॉन 0 और ये होगा बच्चा सिग्मा Q। अब इस सूत्र से हम पूरा का पूरा जान लेंगे, ठीक है। और जो भी सूत्र का नंबर होगा शायद चौथा होगा, तो इससे हम जान लेंगे कि अगर बंद पृष्ठ के भीतर अनेक आवेश हैं तो उस स्थिति में उस पृष्ठ से होकर के जो गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है बच्चा, वह सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। अगर इसमें इतने आवेश हैं तो इस प्रकार से जाना जाएगा, और पूरे आवेशों को अगर हम जोड़ें तो योग के लिए सिग्मा का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से ऐसे हम जानेंगे कि 1 बटा एप्सिलॉन 0 सिग्मा Q से जाना जाएगा। तो आगे हम अगला हेडिंग लेंगे बच्चा, इससे हम गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग करेंगे, उसमें देखेंगे। अच्छा, हम लोगों ने गॉस के नियम को जान लिया, तो गॉस के नियम का हम अनुप्रयोग भी तो करेंगे ना। तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ के बारे में जानेंगे। और पहला मैं उठा रहा बच्चा, वो है आपका अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए यूनिफॉर्मली चार्जड स्ट्रेट वायर ऑफ इन्फिनिट लेंथ। तो बच्चा हम चित्र बनाएंगे, इसके बाद आपको अच्छा समझ में आएगा। अच्छा, अनंत लंबाई के सीधे तार के धन आवेशित चालक के निकट हम वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता जानना चाहते हैं, इसके लिए मैंने आपका एक यहाँ पर चित्र दिया है। अच्छा, इस चित्र को समझने से पहले आप जानिए रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या बच्चा इस सूत्र में प्रयोग होगा, इसलिए हम इसको लेते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं? अच्छा, यदि कोई धन q आवेश एक अनंत लंबाई के सीधे तार पर समान रूप से वितरित है, मैंने क्या कहा? यदि कोई धन q आवेश अनंत लंबाई के सीधे तार पर एक समान रूप से वितरित है, तो उस तार के प्रति एकांक मीटर पर वितरित जो आवेश का मान होता है उसी को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी एकांक मीटर के ऊपर वितरित जो आवेश है वही वितरित आवेश को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अच्छा, इसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो कैसा हो जाएगा विचार कीजिए। तो लैम्डा बराबर वितरित कुल आवेश और प्रति एकांक मीटर, माने प्रति एकांक मीटर, अगर तार की लंबाई क्या ले लें L प्रति मीटर के लिए ले लें, तो इस प्रकार से लैम्डा बराबर Q बटा में L। अब जरा सा रेखीय आवेश घनत्व का यहाँ मात्रक जान लिया जाए तो बच्चा ये होगा आपका कूलाम प्रति मीटर। कभी कभी रेखीय आवेश घनत्व के लिए पूछा जाएगा, क्षेत्रीय आवेश घनत्व के लिए पूछा जाएगा, आयतन घनत्व के लिए पूछा जाएगा, तो उस समय हमको ये मात्रक याद रखना चाहिए। अगर हम बीमा भी चाहें तो निकाल सकते हैं, दिखा देते हैं, इसकी ज़रूरत तो नहीं है कि बीमा, अगर हम इसकी बीमा दिखाएं तो कूलाम 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो उसी को तो क्या कहते हो? 1 कूलाम कहते हो। तो 1 एम्पियर और समय, ये एम्पियर और नीचे क्या होगा बच्चा? L प्रति है तो L। अब एक लाइन में हम ऊपर ले लेंगे तो कैसा हो जाएगा? तो LTA, तो L के ऊपर घात कैसा होगा? माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक कूलाम प्रति मीटर हुआ और इसकी बीमा L पर घात -1 T और A हो गया। तो ये हमने जाना रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं। फिर एक बार सुने, अभी का भी याद हो जाना चाहिए। यदि कोई आवेश Q किसी अनंत लंबाई के सीधे तार पर एक समान रूप से वितरित है, तो उस तार के प्रति एकांक मीटर पर वितरित आवेश को ही हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं और इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं बच्चा? लैम्डा, ग्रीक अक्षर है, इसको लैम्डा ऐसे पढ़ते हैं, इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और इस प्रकार से लैम्डा बराबर Q बटा में L होगा, मात्रक आपका कूलाम प्रति मीटर होगा और इसकी बीमा ऐसे होगी। इतना जानने के बाद अब हम इस चित्र के ऊपर चलेंगे और चित्र के ऊपर विचार करते हुए इसके लिए हम अब सूत्र अपनाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए। अच्छा, चित्र में एक अनंत लंबाई का सीधा तार दिखाया गया है। इस सीधा तार पर धन आवेश, अगर इसको हम Q कहें तो धन Q आवेश समान रूप से क्या है? वितरित है। जानते हैं इस चालक तार, यानी जो धन आवेशित चालक तार है, इस चालक तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। ये बिंदु क्या है बच्चा? P है। तो इस बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम जो है एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करेंगे। गॉसियन पृष्ठ का मतलब, जो गॉसियन मतलब क्या होता है? यानी बंद पृष्ठ का निर्माण करेंगे। तो एक हम बंद पृष्ठ का निर्माण करेंगे। तो अच्छा, इस चालक तार की लंबाई तो अनंत है ना, उसमें से हम L लंबाई का एक गॉसियन पृष्ठ खींच रहे हैं और इसके चारों तरफ समाक्ष जो है इस तार का, ये तार है ना, तो इस तार के चारों तरफ जो है समान त्रिज्या लेकर के हम ऐसा खींच रहे हैं। बच्चों, ये बन करके कैसा तैयार होगा? बेलन बन करके तैयार होगा। यानी जो आपने यह गॉसियन पृष्ठ खींच रखा है, ये बेलन का गॉसियन पृष्ठ खींच रखा है और इस गॉसियन पृष्ठ के ऊपर एक बिंदु P ले रहे हैं जो चालक तार से स्मॉल r दूरी P पर है। तो यहाँ पर एक पूरे पृष्ठ का, क्योंकि हमने एक बेलन गॉसियन पृष्ठ खींच लिया है ना, तो इसका एक छोटा सा हम अवयव लेंगे इस के पृष्ठ के ऊपर। तो इसके पृष्ठ के ऊपर एक छोटा सा अवयव हमने लिया, वो अवयव है आपका DA। अच्छा, यहाँ ध्यान देंगे, इस DA का जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा और इसके क्षेत्रफल
वेक्टर की जो दिशा होगी वो क्षेत्र की दिशा के क्या होगी, समांतर होगी। यानी इससे उत्पन्न, इस धन आवेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है E और क्षेत्रफल वेक्टर जो सूक्ष्म dA लिए हैं, तो क्षेत्रफल वेक्टर हमारा dA वो दोनों एक ही दिशा में होंगे। अब इस बिंदु P पर हम वैद्युत फ्लक्स को जानना चाहते हैं, यानी बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स, बिंदु P पर, P कर लीजिए बेटा, बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स जानना चाहते हैं। वैद्युत फ्लक्स को कैसे प्रदर्शित करें, फाई से ना, फाई से प्रदर्शित कर लीजिए। तो अगर इसको देखा जाए तो किस प्रकार से आपने लिखा था, तो क्षेत्रफल की दिशा, क्षेत्रफल करें, हाँ, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा और अदिश गुणनफल dA के बराबर होगा। और अगर हम देखें तो इसको फिर आगे खोल दें तो कैसा होगा, ध्यान दीजिए, तो उस प्रकार से हो जाएगा D इंटू, हाँ, E इंटू dA इंटू cos थीटा का हम प्रयोग करेंगे। cos थीटा क्यों प्रयोग, पीछे वीडियो में हमने बताया था इसका cos थीटा क्यों प्रयोग करेंगे। लेकिन देखिए E और dA का दिशा एक ही होगा। जब एक ही दिशा होगा तो केवल बच्चा हम इसको E इंटू क्या लिख सकते हैं, dA लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थीटा इक्वल टू का होगा 0 डिग्री होगा और cos 0 डिग्री का जो मान होता है बच्चा वो 1 होता है। और इस तरीके से हमने जो है ये जान लिया कि इस बिंदु P पर वैद्युत जो फ्लक्स होगा, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स का मतलब याद है ना, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर काल्पनिक पृष्ठ से होकर के गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और वैद्युत फ्लक्स के लिए यहाँ पर सूत्र दिया गया है। वैद्युत फ्लक्स कैसे जाना जाता है, तो आपका वैद्युत क्षेत्र की दिशा और उस बिंदु पर उसका जो पृष्ठ होता है, उस पृष्ठ से होकर के जो गुजरने वाली जो बल रेखाएं होती हैं, उसी संख्या के माप का अदिश जो गुणनफल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो फाई E बराबर हम लोगों ने जान लिया है और इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अतः गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स ये होगा बच्चा फाई E बराबर, ठीक है, इसको लिखेंगे इस तरीके से E इंटू dA वेक्टर के रूप में अदिश के गुणनफल में। फिर कैसे लिखेंगे बच्चा, इसको हम ऐसे लिखेंगे E इंटू dA इंटू cos थीटा लिखेंगे। और चूंकि cos थीटा 0 डिग्री है, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, फिर से इसी चीज़ को लिखते हैं फाई E बराबर, ठीक है ना, जो कांस्टेंट है वो आ जाएगा बाहर, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा इसका पूरा, क्योंकि हर पृष्ठ, क्योंकि हर जगह दूरी इसकी क्या बच्चा समान है। तो इस बेलन पृष्ठ का जितनी ये दूरियां हैं सब समान हैं, तो हर जगह इसका वैद्युत क्षेत्र भी कैसा होगा, समान होगा। उस स्थिति में E को हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे और तब हम लिखेंगे dA और cos यहाँ 0 हो जाएगा, चूँकि थीटा बराबर क्या है 0 डिग्री, तो इसलिए केवल आपका जो है मान 1 हो जाएगा। तो इसको ऐसे हम जानेंगे। लेकिन बच्चा यह किसके बराबर होगा, इसको ज़रा समझिए, इसको थोड़ा छोटा करके नीचे लिखते हैं, ठीक है ना। तो समाकल dA किसके बराबर होगा, आपने खींच करके क्या तैयार कर दिया था, बेलन तैयार कर दिया था। तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे ना बच्चा, तो चूँकि dA बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ होता है बच्चा 2 पाई r इंटू L, जो यहाँ से इसकी दूरी त्रिज्या के रूप में होगी और बेलन की कुल ऊंचाई होगी। तो यह बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल
एक वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हमें क्या लिखना चाहिए बताइए? तो ये होगा बच्चा फाई ई बराबर अब ई इंटू 2πr/l और इसका समीकरण नंबर हम दे देते हैं 2। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। तो इतना हम लोगों ने जान लिया है। तो इसमें क्या क्या जाने हो, फिर से ध्यान रखना बच्चा। यहाँ पर यह माने हो कि एक अनंत लंबाई का धन आवेशित चालक तार है। इस चालक तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमने एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया और हमने ये भी माना है कि इस चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व तो क्या है? लेमडा है। अगर इस रेखीय आवेश घनत्व लेमडा मान करके लेकर के चल रहे थे तो हम रेखीय आवेश घनत्व के लिए आपको पहले बताया था, उस पर हम प्रयोग करेंगे। तो ज़रा विचार करके देखिए कि आपका जो समीकरण नंबर 2 है वह ये इस प्रकार से इस संपूर्णता की अगर हम बात करेंगे तो अभी संपूर्ण नहीं हो पाया है। अभी केवल इस पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को अभी हम जान पाए हैं। अभी इसका बच्चा ऊपरी सिरा जो समतल पृष्ठ है, ऊपर का बेलन का जो पृष्ठ है वो कैसा है? समतल है। उस समतल पर हम देखेंगे। तो इस समतल पर अगर हम उठाएं तो बोलो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा क्या होती है? सदैव ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ होती है। और इसके क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है बच्चा? इधर है। तो इस इधर हो गया और ये हो गया। तो बोलो इसके बीच में बनने वाला कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो अभी जो है हम गॉसियन पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जाने हैं और दोनों जो इस बेलन का पृष्ठ होगा वो कैसा होगा? समतल होगा। तो अब हम समतल पृष्ठ से होकर के जाने वाला वैद्युत फ्लक्स जानेंगे। लिखते हैं बच्चा यहाँ पर बेलन के समतल पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा बच्चा? ये होगा फाई ई बराबर ई इंटू, डायरेक्ट लिखते हैं इसको, डी ए, ठीक है, इंटू क्या होगा? कॉस थीटा। और थीटा बराबर क्या बच्चा? 90 डिग्री है। तो कॉस 90 डिग्री का मान बताइए क्या होता है? बोलो 0। ठीक है। तो जब 0 हो जाएगा तो समतल पृष्ठ होकर के गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 0। तो अब जो है ये हमने जान लिया समीकरण नंबर 3 कि तब बेलन के समतल पृष्ठ से होकर के जाने वाला, क्योंकि क्षेत्रफल वेक्टर ऊपर की तरफ काम करेगा, समतल पृष्ठ है, मैं बताया था ना। एक बार और समझा दूं क्या? कॉपी तो नहीं है, चलिए इसी को मान लेते हैं। अच्छा, मेरा हथेली जो है ना ये क्या है? पृष्ठ है। इस पृष्ठ से, तो इस पृष्ठ से क्षेत्रफल वेक्टर कैसा होगा? ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ होगा। ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर इधर से लेफ्ट से अगर राइट की तरफ हम लेते हैं तो क्षेत्रफल ऊपर की तरफ हो गया और ये ऐसा हो गया तो ये लंबवत हो गया। लंबवत होने से कोण क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो बोलो इस बेलन के समतल पृष्ठ से होकर के कोई वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा क्या? नहीं गुजरेगा। तो जब नहीं गुजरेगा, क्योंकि उस समय cos 90 का मान 0 हो जाएगा, तो वैद्युत फ्लक्स, तो अब जो है गॉसियन पृष्ठ के संपूर्ण पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ बच्चा, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ है। तो अच्छा, समीकरण 2 और 3 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा ना हमारा। तो चलिए, तो संपूर्णता की बात आ जाएगी। तो यह फाई ई किसके बराबर होगा? तो समीकरण नंबर 2 क्या था आपका? याद है ना? E इंटू 2πr/l था। और तीसरा जो समीकरण है वो क्या है? 0 है। तो बोलिए संपूर्ण पृष्ठ से होकर के जाने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा क्या है? E इंटू 2πr/l। और ये हो गया बच्चा समीकरण नंबर 4। किंतु गॉस की प्रमेय से, गॉस की क्या बच्चा? प्रमेय से,
गॉस का प्रमेय क्या था, याद है ना? किसी बंद पृष्ठ से होकर के जाने वाला वैद्युत फ्लक्स उस वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का Q बटा एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ठीक है, तो किंतु गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय कैसे दिखाओगे बताओ? फाई ई बराबर Q बटा क्या होगा? एप्सिलॉन 0 होगा। ठीक है ना, और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 5। अच्छा, समीकरण नंबर 4 को देखिए और समीकरण नंबर 5 को देखिए। किंतु गॉस की प्रमेय से इतना है और इस गॉसियन बेलन पृष्ठ से होकर के जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना है। अब इसको और इसको अगर हम तुलना करें तो क्या इस फाई ई और ये फाई के जगह पर हम जो है इतना नहीं लिख सकते, यानी फाई ई के जगह पर हम इतना भी लिख सकते हैं। और देखो अच्छा, इसका हम प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाननी है। तो इसी समीकरण 4 में ई छुपा हुआ है। दोनों का हम तुलना करके अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करेंगे? ज्ञात कर लेंगे। तो ध्यान देंगे, समीकरण 4 तथा किससे? 5 से, 5 से समीकरण 4 मिला बेटा, E इंटू 2 पाई R इंटू एल इक्वल टू, 5वां गॉस के प्रमेय से था Q बटा में एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब यहाँ को हम Q का मान बदलेंगे तो रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लेमडा बराबर क्या था बच्चा? Q बटा में L था। तो Q बराबर क्या होगा? Q बराबर क्या होगा बताइए? लेमडा इंटू एल हो जाएगा Q का मान। और इसको हम लेते हैं बच्चा समीकरण नंबर 6। तो Q का मान समीकरण किस में? 6 में रख दीजिए। क्या होगा? E इक्वल टू E इंटू 2 पाई R इंटू एल इक्वल टू लेमडा इंटू एल बटा में एप्सिलॉन 0। अच्छा, एल से एल खत्म हो जाएगा तो E बराबर हम सजा के लिख रहे हैं 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पर बच्चा लेमडा और ये हो गया R। ये सब मैंने नीचे रख दिया है। लेकिन बच्चा इसको हम संशोधित करना चाहते हैं। क्यों संशोधित करना चाहते हैं ज़रा बताइए? तो आपको पता है ना कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू होता है 9.0 गुणे 10 पर घात कितना? 9 न्यूटन मीटर का स्क्वायर, न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर होता है। ये के का मान होता है, नियतांक के का मान होता है। तो अच्छा, इसका हम प्रयोग करेंगे। तो अब ये 2 के जगह का अगर हम 4 करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 करेंगे तो ऊपर नीचे हम 2 से गुणा कर दें। यहीं पर आपको समझ में आना चाहिए, आ जाएगा। अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, E2 लेमडा हो जाएगा ना। तो हमारा इस प्रकार से हो जाएगा बच्चा E इक्वल टू तब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, 2 लेमडा बटा में क्या होगा बोलो? R। जानते हैं अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र मिला है और यह सूत्र नंबर हो गया बच्चा आपका 7। तो ये हमको आज का गॉस की प्रमेय से हमने ये जाना है सूत्र को और ये आपको याद रखना है। और किसी भी तरह का आपको कोई दिक्कत होता है बच्चा, वो जो है आप मेरे मोबाइल नंबर पर, इंटरमीडिएट फिजिक्स से कोई भी दिक्कत हो, चाहे मैथ से दिक्कत हो या फिर मैथ हो, चाहे न्यूमेरिकल थ्योरी हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह का है, मेरे नंबर से जो है क्लिक करके आप पूछ सकते हैं। और आप खुश रहिए। धन्यवाद।